हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैं ले रही हूँ आधा कटोरी मूंग की दाल। ये मूंग की दाल पॉलिश वाली है, तो इसको हम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। पहले मूंग दाल को अच्छे से हाथों से रगड़ कर धो लेंगे, फिर 3 से 4 पानी से अच्छे से ये धुल जाएगी, वरना इसके ऊपर जो पॉलिश होती है वो रह जाती है। दाल को अच्छे से धोने के बाद में मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब साथ ही में डाल देंगे इसमें आधा चम्मच नमक टेस्ट के अनुसार, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसके बाद में हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे। 3 विसल आने तक पकाएंगे कुकर में। कुकर में 3 विसल आने तक पका रहे हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तोरई ली है। इस तोरई को हम ऊपर से साफ़ कर लेंगे। इसका जो छिलका है, हमारे राजस्थान में बहुत कड़क आता है। जब हम इनको खाते हैं ना छिलके को, तो ऐसा लग रहा है मिट्टी खा रहे हैं, वैसा टेस्ट आता है। तो इनके छिलके मैं हटा दे रही हूँ। पिछले साल मैंने जब वीडियो बनाया था ना, तो उसमें मैंने छिलके हटाया था। तब आप सब ने बोला था कि आप छिलका मत हटाओ, इसकी चटनी बनती है। तो चटनी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो तोरई मिलती है ना, बहुत कड़क मिलती है तोरई। तो उसका जो ऊपर का पार्ट है ना, वो बहुत कड़क होता है और ऐसा लग रहा है हम कांच या मिट्टी खा रहे हैं, वैसा लग रहा है। तो मैं इस तोरई के ऊपर का छिलका हटा देती हूँ। तोरई का ऊपर का जो पार्ट है छिलका, वो मैंने कुछ थोड़ा रखा है और बाकी का हटा दिया है जो ज़्यादा कड़क था। तो आप देख सकते हो एकदम सफ़ेद नहीं है तोरई, नहीं तो सफ़ेद निकल जाती है। पूरा अच्छे से छीलते हैं तब। यहाँ पर मेरे कुकर में 3 विसल आ चुकी है, तो गैस को बंद कर दिया है। तोरई का छिलका हटाकर मैंने इस तोरई को भी अच्छे से धो लिया है। आप सब कहते हो ना कि मैं धोकर सब्जियाँ नहीं बनाती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कोई सी सब्ज़ी धोए बगैर बनाती हूँ। तो मैं हमेशा जो भी सब्जियां लेती हूँ, जितनी सब्जियां लेती हूँ ना, उन सबको या तो पहले से ही धोकर लेती हूँ या फिर बाद में धो लेती हूँ। तोरई को भी मैं कट कर लूँगी गोल साइज़ में, किसी भी साइज़ में कट कर सकते हो तोरई को। तो मैंने इस टाइप से ही तोरई को कट किया है। अब यहाँ पर मैं 2 प्याज और टमाटर ले रही हूँ, 2, साथ में 2 हरी मिर्च। प्याज को मैं बड़ा कट कर लूँगी, उसके बाद में चॉपर में डालकर इसको कद्दूकस करूँगी। प्याज को कुछ इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी और 2 टमाटर इसी चॉपर में काट कर कद्दूकस कर लूँगी। टमाटर को भी 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है, वो भी इसी के साथ में मैं कट कर लूँगी और उसको भी चॉपर में कद्दूकस करूँगी। टमाटर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। चलिए चलते हैं। सब्ज़ी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर कुकर भी ठंडा हो चुका है हमारा। चम्मच से मैंने जब दाल को चेक किया था, तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है इस तरह से। तो चलिए इसको हम एक बार अच्छे से दाल को सभी को मिला लेते हैं। अगर आपके पास घोटनी हो तो घोटनी से अच्छे से मिला लीजिएगा इसको।
दाल को हम नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। तब तक हम सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से जला दिया गैस, चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ लिए है, इसको दरदरा कूट लूँगी। साथ ही में एक हरी मिर्च लेंगे, उसको भी इसी के साथ में कूट लेंगे। तोरई में आप सबको अदरक खाना पसंद है तो यहाँ पर आप अदरक भी डाल सकते हो और लहसुन जो है वो स्किप कर सकते हो। ओखली में मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से दरदरा कूट लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है तो तड़के में मैं जीरा डाल दूंगी और ओखली में कूटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। जब तेल में लहसुन अच्छे से भुन जाए तब मैंने इसमें एक बड़ी साइज़ की लाल मिर्च डाली है सूखी वाली। साथ ही में 2 चम्मच सूखा बेसन डाल दूंगी। इसको हम तेल में पहले से ही अच्छे से भून लेते हैं। बेसन को तेल में भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है तो अब इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, बस प्याज का जो पानी है वो सूख जाए तब तक सोटे करेंगे। प्याज का पानी अच्छे से सूख गया है तो अब इसमें मैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी, धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेते हैं और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं भूनने में, बस आधा मिनट लेते हैं। उसके बाद में हमने जो टमाटर और हरी मिर्च को कद्दूकस किया था वो डाल देंगे। मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। तो अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च कद्दूकस किया हुआ डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ में। टमाटर को भी मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया है और अब इसमें कटी हुई तोरई डाल देंगे और तोरई के ऊपर भी हम इन मसालों को अच्छे से लगा देते हैं। तोरई पर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो चुकी है तो अब इसमें मैं 2 चम्मच भरकर दही का डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अब दही को भी हम चलाते हुए पका लेते हैं क्योंकि दही अच्छे से नहीं पकती है तो पूरी सब्जी में फटी फटी सी लगेगी। तो मैं दही को अच्छे से चम्मच से चलाते हुए पका लेती हूँ।
लटपटे तौर पर मसाले अच्छे से लग चुके हैं, तो अब इसके ऊपर मैं बिना पानी डाले ही ढक्कन लगा कर रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच में। और बीच बीच में हम 1-2 बार चेक भी कर लेंगे, क्योंकि हमने दही डाला है और बेसन डाला है तो नीचे से चिपक जाएगा ये। अब यहाँ पर मैं ज़रूरत के अनुसार गेहूं का आटा ले रही हूँ, यानी कि 15 से 16 रोटी का आटा लिया है। इस गेहूं के आटे को मैं छलनी से अच्छे से छान लूँगी। गेहूं के आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब कुकर में उबली हुई दाल भी ठंडी हो चुकी है, तो इस आटे में डाल देते हैं। अब इस मूंग दाल और आटे में 1 बंच जितना मैंने मेथी लिया है। मेथी आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो। 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी मसाले और दाल को हम आटे में गूंथ लेंगे। इन सब को डालने से पहले मुझे तेल भी डालना था, तो वो मैं तेल भूल चुकी थी, इसलिए मैं अब 2 बड़े चम्मच तेल के डाल रही हूँ। और इन सब को अच्छे से बिना पानी के मिक्स कर एक आटा लगा लेंगे। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिना पानी के ही ये आटा लगाया है, अच्छे से लग चुका था। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हो। मैं जब आटा लगा रही थी तब यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो चिपक नहीं जाए, इसलिए मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आप एक बार इसको चला दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपके। अब मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है, इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी बिल्कुल भी नहीं आए। मिट्टी आ रही है तो वो बड़ी नू भी बंद कर दो, खिड़की दी मिट्टी तो बस बड़ी नू भी आ रही है कि थोड़ी आ रही है। इस दाल के आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देते हैं साइड में, ताकि दाल और मसाले अच्छे से आटे में फ्लेवर दे दे। तब तक यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी चेक कर लूँगी। इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। कल रात को मैंने सुखाने के लिए हरा धनिया काट कर रखा था, तो वही डाल रही हूँ, ताज़ा धनिया नहीं था मेरे पास। अब ये हमारी सब्ज़ी लटपटुआ अच्छी सी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको नीचे उतार देंगे। इसको आप चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ में, किसी के भी साथ में खाओ, अच्छी लगेगी। तो चलिए अब इसको मैंने नीचे उतार दिया है। और अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 लोगों के लिए गेहूँ की रोटियाँ भी बनाई है, जिसका मैंने अभी आटा तुरंत लगाया है और तुरंत ही बना रही हूँ उस आटे की रोटी। और इस तरह से मैंने सभी गेहूं की रोटियां बना ली है। अब हमने जो दाल का आटा लगाया था ना, उसको हम दोनों हाथों से इस तरह से मल कर एक लोई तोड़ लेंगे।
एक रोटी बनाते हैं ना, उतनी मैंने लोई तोड़कर इस तरह से गोल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखा आटा डालकर एक अच्छी सी घेरी बना लेंगे। इस तरह से उस लोई को मैंने अच्छे से घेरी बना ली है और अब हम चकले के ऊपर लेंगे और बेले से हम जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे बेल लेंगे। इसको आप ट्रायंगल में भी बना सकते हो या पूड़ी भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं केवल तवे पर इसको घी डालकर सेकूंगी। पर आटा आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना है, बस एक बार लगाना है। उसके बाद में आपको उसी आटे में ही अच्छे से गोल गोल करना है। अगर आप इस पर ज़्यादा पल्लोथन यानी कि आटा लगाओगे ना, तो आटा तो आपका तवे पर जल जाएगा और ये परांठा अच्छा भी नहीं बनेगा, सीखने में करारा नहीं दिखेगा और आटा जला हुआ इसके ऊपर लगा हुआ दिखेगा। इस तरह से मैंने एक रोटी की जैसी बना ली है, गोल गोल, ना ही पतली है और ना ही जाडी है। अब इसको मैंने तवे पर डाल दिया है और अब इसको पलटते पलटते हम अच्छे से सेक लेंगे और घी भी इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहो तो बटर या तेल में भी बना सकते हो। मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि हमें थोड़े से करारे चाहिए, इसलिए मैं घी में ही बनाती हूँ ज़्यादातर परांठे। इनको अगर हम तेल में बनाते हैं तो थोड़े से ये सॉफ्ट बनते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से दबा दबा कर सभी परांठों को धीमी आंच में सेकना है। इसी तरह से धीमी आंच पर हमें इन परांठों को दबा दबा कर अच्छे से तवे पर सेक लेना है। और जब तक ये सिकते हैं ना तवे पर, तब तक हम दूसरी लोई बनाकर भी परांठे तैयार करते रहेंगे और इनको भी इस तरह से दबाते हुए हम सेक लेंगे। तो मैं सभी परांठों को इसी तरह से दबाते हुए सेकूंगी ताकि इसमें करारापन भी आए और अंदर से सॉफ्ट भी रहे। तीसरा वाला परांठा भी मैंने अच्छे से सेक लिया है उल्टते पलटते। पहले के जो 2 परांठे थे वो मैंने हमारे घर के बाहर जो गाय है उसको दिलवा दिए थे, क्योंकि वो कभी कभी खड़ी हो जाती है ना खाने के टाइम, तो जो भी मैं बनाती हूँ ना उसको वहाँ नीचे दिलवा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने तीसरा परांठा करारा सेक लिया है। ये चौथा वाला परांठा भी मैंने तवे पे डाल दिया है और अब जो 5वां वाला परांठा है वो मैं अच्छे से बेल लिया है और पहले के परांठा जो तवा पे पड़ा है उसको भी मैं इस तरह से सेक लूँगी और साथ में एक लोई या 2 लोई भी बनाकर रख दूँगी। इससे हमारे परांठे जल्दी जल्दी सीखेंगे और साथ ही में खाने वाले भी बैठ चुके हैं। जैसे ही बना रही हूँ ना वैसे ही खाने बैठ जाते हैं। वही बात हो गई कि खुशबू आई और सभी आगे बैठने खाना खाने के लिए मुझे तरफ खींच कर लाती है। खाना खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी तरह से मैं सभी परांठे सेक लूँगी। इन परांठों का बहुत अच्छा कलर भी आया है और जितना कलर आपको अच्छा दिख रहा है ना उससे कई गुना खाने में टेस्टी बने थे। इनको आप फ्रीज में 10 दिन के लिए भी रख सकते हो एक जिपलॉक बैग में रखकर,
क्योंकि ये जो थेपले हैं ना ये लंबे टाइम तक भी रह जाते हैं। आप इनको सफ़र में भी लेकर जा सकते हो। सफ़र में आप इनको अगर अचार के साथ में खाते हो ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको सेक कर एक एक पराठा बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि आप भी इस तरह से अच्छे से पराठे या थेपले बनाकर खाइए। एक एक पराठा कुछ इस तरह से बनाया था मैंने, जिसको हम हाथ में लेते हैं और इस तरह से करते हैं ना तो पूरा हमारा पराठा जो है वो बिखर भी जाता है और अंदर से सॉफ्ट बाहर से करारा बना हुआ दिखता है। खाने में बहुत ही लजीज था। इसको आप दही, चटनी या फिर अचार के साथ में खा सकते हो। मैंने ये अपनी फैमिली के लिए प्यारा सा खाना बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा खाना बनाने का तरीका और खाना दोनों ही पसंद आए तो आप भी इस तरह का खाना अपनी फैमिली के लिए बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।